हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि केमिकल रिएक्टिविटी और नेचर ऑफ ऑक्साइड्स कैसे पीरियोडिक ट्रेंडिंग में कैसे चेंज आती है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, अभी हम बात करते हैं लेफ्ट मोस्ट साइड पे जो मेटल्स हैं उनके बारे में। ठीक है, देखिए जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, इन दोनों का एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ आपको। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इसका के एलिमेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो बनेगा 2 1। ओके, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका के एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा 2 8 1। ठीक है, पोटेशियम का 19 है एटॉमिक नंबर, इसका के एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा 2 8 8 1। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है, नीचे आते आते शेल्स बढ़ रहे हैं। क्लियर है, नीचे आते आते क्या हो रहा है, शेल्स बढ़ रहे हैं। अब शेल्स बढ़ने की वजह से क्या होगा, देखिए, और आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम है। इसमें भी आपको 1 दिख रहा है, इसमें भी 1 दिख रहा है। पोटेशियम का बनाते हैं अगर तो 2 8 8 और 1, इसमें भी लास्ट में 1 है, तो सब में सेम है ना आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन शेल नंबर बढ़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो मेटल्स हैं वो आसानी से अपना जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, यानी जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, वो आसानी से लूज़ कर देंगे। जब वो आसानी से लूज़ कर देंगे तो इसका मतलब नीचे आते आते जब शेल्स बढ़ेंगे तो यानी कि नीचे आते आते केमिकल रिएक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, क्लियर है। तो लिथियम जो हो जाएगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा और नीचे आते आते केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। हम याद रखना कि मेटल्स के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, जो लेफ्ट मोस्ट साइड में मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट मोस्ट साइड में यहाँ पे हम अगर नीचे आएंगे तो क्या होगा, केमिकल रिएक्टिविटी विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि शेल्स बढ़ते जाएंगे, शेल्स बढ़ते जाएंगे तो उतना ही जो है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा, तो जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से मेटल्स लूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आपसे अगर पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे आप, अगर हम लेफ्ट मोस्ट साइड में बात करते हैं तो लिथियम जो होगा वो लीस्ट रिएक्टिव है और नीचे आते आते जो फ्रेंशियम होगा वो क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा। ठीक है, अब ये चीज़ जो है अगर हम नॉन मेटल्स में बात करते हैं तो ये चीज़ डिफरेंट है। इसमें क्या होगा, नॉन मेटल्स में फॉर एग्जांपल हम ग्रुप 17 का एग्जांपल लेते हैं, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, तो इसका के एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2 7। ओके, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, के एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 2 8 7। समझ गए हैं। तो क्या हो रहा है, देखिए फ्लोरीन का 9 है, 2 7 है एटॉमिक के एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, क्लोरीन का 2 8 7 है। तो शेल नंबर तो इसमें भी इंक्रीज हो रहा है, शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए 2 शेल्स थे, यहाँ पे 3 शेल है, आगे आएंगे तो 4 शेल्स बनेंगे, ऐसे बनते बनते शेल ज़्यादा होते जा रहे हैं ना। तो ये चीज़ मेटल्स के केस में भी हो रही थी, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी नॉन मेटल्स की। और नॉन मेटल्स का जो बिहेवियर होता है वो आपको पता होना चाहिए कि इनका बिहेवियर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नेचर में ये, क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है एनायंस फॉर्म करने की। क्लियर है। तो जब ये एनायंस फॉर्म कैसे करते हैं, ये एनायंस यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर अपना मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं तभी तो एनायंस बनते हैं ना। और कैटायंस तब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट लूज़ करता है, स्पेशली मतलब मेटल लूज़ करता है कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब जब ये क्या करेंगे, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, जैसे अब हम नीचे डाउन द ग्रुप जाते जाएंगे तो इनका शेल्स बढ़ने की वजह से इनका जो न्यूक्लियस है वो इट्स गेटिंग डीप एंड डीप, अंदर तरफ जाता जा रहा है। तो न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है वो कम हो रहा है, कम हो रहा है ना। शेल्स बढ़ेंगे तो अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होने की वजह से क्या होगी, केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो नीचे आते आते केमिकल रिएक्टिविटी विल डिक्रीज बट इन केस ऑफ नॉन मेटल्स, इन केस ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, तो
अगर हम ग्रुप 17 में ही बात करते हैं तो जो नीचे आते आते केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होगी, तो जो फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और सबसे नीचे जैसे अगर हम 80 का छोड़ देते हैं, आयोडीन पे ही रखते हैं, अगर हम बात करते हैं आयोडीन तक की, तो आयोडीन जो होगा वो क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव होगा, और फ्लोरीन क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा। तो उल्टा है, मेटल्स और नॉन मेटल्स का दोनों का उल्टा है। जैसे मेटल्स जो है नीचे आते आते रिएक्टिविटी बढ़ रही है ना, और नॉन मेटल्स की नीचे आते आते रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर है, डाउन द ग्रुप। अब बात करते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की। तो हमने पिछली वीडियो में बात करी थी नेचर ऑफ ऑक्साइड्स अक्रॉस द पीरियड्स, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम डाउन द ग्रुप नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता इसमें। डाउन द ग्रुप नेचर ऑफ ऑक्साइड्स डजेंट शो एनी चेंज इन दी बिहेवियर, क्योंकि कोई भी कंपाउंड जब ऑक्साइड बना रहा है, मतलब एलिमेंट सॉरी कोई ऑक्साइड बना रहा है, तो क्या होगा उसमें, मतलब उसके शेल्स जो है, जैसे अब अगर हम सोडियम की बात कर रहे हैं, पोटेशियम की बात कर रहे हैं, तो जो आउटर मोस्ट शेल में जो उनके इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो तो सेम ही रहेंगे। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सबके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, उस तरीके से अगर हम वहाँ हम बात करते हैं जैसे कि ग्रुप 13 है, तो बोरोन में आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, एल्यूमिनियम में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्साइड बनाने का जो नेचर होगा सबका सेम ही होगा ना, क्योंकि सबके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। तो इसलिए डाउन द ग्रुप नेचर ऑफ ऑक्साइड्स डज नॉट हैव एनी इफेक्ट, किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई ऐसा मतलब चेंजिंग पीरियोडिक ट्रेंड नहीं है इसका कोई कि डाउन द ग्रुप बढ़ेगा या कम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, इट रिमेन्स सेम। Okay, so I hope you understand the topic well. Take care. Goodbye.